जब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था तो डॉक्टर ने सी सेक्शन क्यों किया। जब मैं अपनी बातों पर अड़ी रही कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मेरा 2 फिंगर टेस्ट किया, जिससे मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ, फिर भी उन्होंने मेरा सी सेक्शन ही किया। आजकल कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इतने अच्छे, वो नॉर्मल डिलीवरी अगर हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो करवाते, लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि जानबूझ करके आपका सी सेक्शन करते हैं, बल्कि आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हुई है। हे गाइस, मेरा नाम है जोया, मैं एक फॉर्मर कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक नई माँ भी हूँ। मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सी सेक्शन मेरा हुआ जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी। कई सारी नई माएँ बनने वाली होंगी, आई होप उनको इस वीडियो से हेल्प होगी और वो एक सही हॉस्पिटल चुनेंगी अपनी डिलीवरी के लिए। मैं आपके साथ सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं जब 3 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैं मुंबई आती हूँ दूसरी बार। हम यहाँ शिफ्ट होते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल होगा, कौन सी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट होगी जहाँ पर मेरी डिलीवरी हो पाएगी। फाइनली हम लोगों को एक हॉस्पिटल मिल जाता है, क्योंकि उनकी रेटिंग वगैरह हम देखते हैं सही होती है, हम लोग वहाँ पर जाना विजिट करना स्टार्ट कर देते। जब रेटिंग हमने देखी और लास्ट में जो चीज़ हुई उसके बाद हमें समझ में आया कि शायद लोग रेटिंग भी फेक करवा लेते हैं। यहाँ पर जब मैंने विज़िट किया है पहली बार तो वो बहुत अच्छे से पेश आई, बहुत अच्छे से बात करती थी। और जो प्रोसीजर चालू होता है प्रेगनेंसी में, आपके टेस्ट होते हैं, आपकी सोनोग्राफी होती है, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो कि आपको 9 मंथ तक के खानी होती है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये सारे प्रोसीजर आपके प्रेगनेंसी के थ्रू चलते हैं। अब जब 7 मंथ लगता है, अभी तक के सब कुछ ठीक था, जब 7 मंथ लगता है मुझे इचिंग शुरू होती है और मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ। पूरी प्रेगनेंसी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर ने जिस डेट को हमें बुलाया हो हम उस डेट को ना पहुँचे हों। हर डेट को ऑन टाइम पहुँचे हैं। जब भी जो भी टेस्ट करवाने के लिए बोला है वो टेस्ट करवाया है, महंगी से महंगी दवाइयाँ दी है वो खरीदी है, हर एक चीज़ हमने ऑन टाइम किया। उसके बाद भी मेरा सी सेक्शन हुआ जबकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। यहाँ पर जब 7 मंथ लगा मुझे इचिंग शुरू हुई, मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, नॉर्मल होता है। उन्होंने कुछ दवाई दे दी, फिर मैं अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद मेरी जो इचिंग थी वो बढ़ने लगी। इचिंग इतनी होने लगी कि मैं ज़ोर ज़ोर से इचिंग करती, स्क्रैच हो जाता, खून भी निकलने लगता पैरों में, हाथों में। फिर यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि जब इतनी ज़्यादा इचिंग बढ़ गई तो मुझे पेट में दर्द होने लगा। फिर मुझे उसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ा। जब मैं इमरजेंसी में गई हूँ तो उन लोगों ने मेरे कुछ टेस्ट कराए, जिसमें से एक टेस्ट था SGOT SGPT। यहाँ पर कई बार ये जो टेस्ट होता है वो उसकी रेंज बड़ी होती है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होती है तो नॉर्मल भी हो जाती है, जो कि मेरे टाइम भी हुआ था। अब ये टेस्ट वो लोग पहले भी करवा सकते थे, जब मुझे शुरू में इचिंग शुरू हुई थी शायद वो नॉर्मल रेंज हो जाता। अब जब मैं आ रही थी, मुझे एक दिन उन लोगों ने एडमिट रखा। जब मैं आ रही थी तो उन्होंने चीज़ें बताई कि अब आपको प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन की मात्रा कम करनी है, उतना नहीं खाना है आपको। जो कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, रस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट नहीं खाऊंगी, लेकिन प्रोटीन, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम पर जो बेबी है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है, अच्छे से बढ़ रहा होता है। इस टाइम पर आपको और अच्छा खाना खाना है, अच्छे से अपना ख्याल रखना है, लेकिन आपने बोल दिया कि प्रोटीन की मात्रा आपको और कम करनी है। पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है। मैं वेजिटेरियन भी हूँ, मैं नॉनवेज खाती भी नहीं थी। मैंने एग अपना चालू किया था मेरे हस्बैंड के कहने से कि तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी के लिए एग खाओ, तो मैंने एग खाना स्टार्ट कर दिया था। एग खाती थी, छोले राजमे, ये सारी चीज़ें खाती थी ताकि प्रोटीन का लेवल सही रह सके, मेरे बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन 7 मंथ में उन्होंने ये सारी चीज़ें जब बोली तो मैंने बहुत कम कर दिया खाना। फिर आता है 9 मंथ शुरू हुआ मेरा। यहाँ पर जब 9
9 मंथ मेरा शुरू हुआ है उस वक्त उन्होंने बोल दिया कि अब तुम्हारा डिलीवरी 10 मई के बाद कभी भी हो जाएगा। मेरा जो डिलीवरी डेट निकल के आया था वो था 24 में, और इन्होंने फाइनल टेस्ट मुझे बोला था कि 10 तारीख को तुम करवा लेना। तो 10 तारीख को हम लोग अपना लास्ट सोनोग्राफी करवाने के लिए जाते हैं, जो कि देखने के लिए होता है कि बेबी का हेड लॉक हुआ, सारी चीज़ें सही है। तो 10 तारीख को हम लोग टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। जब 10 तारीख को मैं टेस्ट करवाने के लिए गई हूँ तो ये जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कुछ बताते हैं, कुछ नाम कि आप यहाँ करवा सकते हो, इस रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। तो उनके थ्रू ही हम उस रेडियोलॉजिस्ट के पास गए थे और अभी तक के सारी सोनोग्राफी वहीं पर ही करवा रहे थे। तो लास्ट मंथ की भी हमने वहाँ पर ही करवाने के लिए गए। जब लास्ट मंथ की सोनोग्राफी करवाई है तो वो रेडियोलॉजिस्ट बोल रही है कि अरे पानी आपका थोड़ा कम हो रहा है और एक बच्चे में लूप ऑफ कॉर्ड है। मैं डर गई। मेरे हस्बैंड को उन्होंने भेजा कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर के आओ, क्योंकि उसके बिना होता नहीं है, तो आपको लाना पड़ेगा। तो वो लेने गए। जब तक कि उन्होंने करना स्टार्ट किया मैं परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको रोती हुई मिली ज़ोर ज़ोर से कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि बेबी का एक लूप ऑफ कॉर्ड है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी AFI जो है ना कम हो रखा है। तो मैं डर गई। अब मेरा ये था कि अगर इमरजेंसी, आप बोल रहे हो कि ये इमरजेंसी है, तो चलो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ, जो भी चीज़ें होगी वो बताएगी। अगर ऐसा ही है, डिलीवरी होनी है, तो चलो मैं आज ही करवा लूँगी डिलीवरी। फिर वो जब मैं परेशान हुई हूँ बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि चलो परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होगी तो वो शायद तुमको बुलाएंगे। तो उन्होंने, वो रेडियोलॉजिस्ट ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर को कॉल किया, बताया कि ऐसे ऐसे आपकी एक पेशेंट आई है, उसका थोड़ा पानी कम है और इस तरीके से जो है ना एक लूप ऑफ कॉर्ड है। डॉक्टर ने क्या उनको बोला कि ठीक है, इसमें इतना जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोला अपने घर जाओ, दूसरे दिन आकर के OT में मिलो। अब मैं थोड़ा सा परेशान थी लेकिन शांत हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। घर आकर के मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे डॉक्टर्स के। एक है डॉक्टर नाज, जो कि जानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूर दूर से उनके पास आते हैं लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और भी मैंने वीडियोस देखे कि अगर पानी थोड़ा कम हो जाता है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत से मेरी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और मैं चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। दोनों ही डिलीवरी में पेन होता है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो। सिजेरियन में बाद में पेन होता है, नॉर्मल में पहले होता है, लेकिन दोनों डिलीवरी में पेन होता है। लेकिन प्रेफरेंस मेरा इसलिए था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी करने वाला नहीं था। मेरे मम्मी डैडी नहीं है, दोनों की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड के मम्मी डैडी नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई है। बाकी परिवार में और लोग हैं वो उतना नहीं कर पाते। हम मुंबई में अकेले रहते हैं, हमारे पास कौन आता। अगर सिजेरियन होता, मैं सोच रही थी कि 2-3 महीने लगेंगे रिकवर होने में, हमारे लिए इतना कौन करेगा। नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं आपके नॉर्मल होने में, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसमें पेन तो बहुत होगा, लेकिन ये है कि मैं चीज़ें कर पाऊँगी। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मेरे घर के काम, मेरे ऑफिस के काम कैसे होंगे मैनेज, ये सोच करके मैंने हमेशा सोचा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और शुरुआत से जिस हॉस्पिटल में गई थी, मैंने उनको शुरुआत से बोला था कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, लेकिन वो जानबूझ करके फंसा रहे थे कि कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाए। और जो कॉम्प्लिकेशन था वो इतना बड़ा भी नहीं था, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस देखे थे जिसमें एक लेडी का AFI जो कि पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो 3.5 था और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर नाज की बात करें तो लूप ऑफ कॉर्ड 2-2, 3-3 बच्चे में होते हैं, फिर भी वो नॉर्मल डिलीवरी करवा देती है, क्योंकि वो करवाना चाहती है। वो करवाना चाहती है इसलिए करवा देती है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो नहीं करवाते हैं। वो सिजेरियन प्रेफर करते हैं ताकि उनके अच्छे पैसे बने और जल्दी से काम हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं जाती हूँ, जब उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुलाया, मैंने 10 तारीख को सोनोग्राफी करवाई, 11 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाती हूँ वहाँ पर और फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे चेक किया। चेक करने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि पानी ना थोड़ा और कम हो गया है और एक लूप ऑफ कॉर्ड भी है, तो आपका सिजेरियन होगा।
तो मैंने कहा ऐसे कैसे सिजेरियन होगा, हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। चलो मान लो आपको आज ही नॉर्मल डिलीवरी करवानी भी है तो आप ऐसा करो कि मुझे लेबर पेन इंड्यूस कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे तो मेरे माइंड में ये आया कि चलो ठीक है मुझे नॉर्मली करवानी है, अगर आज ही होनी है तो आप ऐसा करो लेबर पेन मुझे इंड्यूस कर दो, उसके थ्रू हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कर लेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया, मुझे तोड़ने के लिए उसने शुरुआत यहाँ पर ये करी कि उन्होंने मुझे 2 फिंगर टेस्ट किया। 2 फिंगर टेस्ट कब होता है, जब आपका वाटर ब्रेक हो गया है, आपका बेबी आ रहा है नीचे, डायलेक्ट हो गया है, ठीक है, आपका वाटर ब्रेक हुआ, आपको पेन शुरू हो गया, लेबर पेन शुरू हो गया, तभी तो कोई 2 फिंगर आप टेस्ट करोगे। लेकिन नहीं, फिर भी आपने ये देखने के लिए मुझे तोड़ने के लिए 2 फिंगर टेस्ट किए। वो जो 2 फिंगर टेस्ट था इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि वो मेरी चीखें निकल गई, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी जब उन्होंने मेरा 2 फिंगर टेस्ट किया है। क्या पता उन्होंने जानबूझ करके इतनी ज़ोर से किया, क्या किया, लेकिन मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं। उन्हें लगा कि शायद मुझे कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में, कि इसको कुछ भी बोलेंगे ये हमारी बातों में आ जाएगी। तो मैं उनकी बातों में नहीं आई। मैंने उनको बोला ठीक है आप लेबर पेन जो है ना इंड्यूस करके देखो, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फाइनली उन्होंने कहा ठीक है हम लेबर पेन इंड्यूस करेंगे, 4 घंटा सिर्फ देखेंगे, अगर 4 घंटे में लेबर पेन में आपको दर्द नहीं हुआ, बच्चा नीचे नहीं आया, तो हम आपका सिजेरियन करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम 4 घंटा देखो, तो कम से कम एक कोशिश तो करो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लेबर पेन कोई इंड्यूस नहीं किया। उसके आधे 1 घंटे के बाद उनकी नर्स आती है, मुझे बोलती है फिर से आपका 2 फिंगर टेस्ट होगा। भाई लेबर पेन तो इंड्यूस करो, मुझे कोई पेन हुआ ही नहीं है क्योंकि मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ था। 37.23 डेज़ ही मेरा हुआ था, पूरा टाइम नहीं हुआ था। जब पहली प्रेगनेंसी होती तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका टाइम पूरा होता है तब आपको लेबर पेन शुरू होता है, या फिर टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद भी लेबर पेन शुरू होता है। मेरा टाइम ही नहीं हुआ। अगर आपकी मेरी कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है तो मैं क्यों सिजेरियन करवाऊँगी। वो आती है नर्स और मेरा 2 फिंगर टेस्ट करती है, और 2 फिंगर टेस्ट में फिर से बहुत पेन होता है क्योंकि आधा 1 घंटा पहले मेरा 2 फिंगर टेस्ट हुआ है, मैं उसमें रोई हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर वो मुझे बोलती है अरे इतना दर्द हो रहा है, तुमको सिजेरियन मतलब नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, करवा लोगी तुम, सिजेरियन करवा लो ना, तुम नहीं सह पाओगी दर्द। वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, अपनी बातों में समझा रही है कि ये किसी भी तरीके से बातों में आ जाए और सिजेरियन करवा ले। फिर भी मैं अड़ी रही, मैंने कहा नहीं मुझे करवाना है, यहाँ पर सिजेरियन नहीं करवाना है, नॉर्मल ही करवाना है, मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर बोलती अच्छा ठीक है ओके। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग वजाइना के आसपास कुछ इंजेक्ट करते हैं पानी के जैसा, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अगर छरछराता हो ना अजीब सा लगता है, कोई पेन वेन नहीं होता है उससे। इन्होंने 4 बजे तकरीबन ये प्रोसेस शुरू किया। 5 बजे उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी करने लगे, जिसमें मुझे नहीं पता है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। उनकी नर्स से मुझे रेडी करी, उसमें एक मौसी थी जिसकी उम्र अच्छी खासी थी, वो मुझे पहना रही थी सर में सारी चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब अभी मुझे पेन नहीं आ रहा, क्या करने वाले हो आप लोग। तो बोलती कि मैडम आ रही है, डॉक्टर आ रही है, वो अभी आपका ऑपरेशन होगा, आपको ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मैं शॉक हो गई, मैंने कहा क्या, मुझे पता ही नहीं मेरा ऑपरेशन होने वाला है। फिर आती है डॉक्टर आती है, वो तीसरी बार मेरा चेक करती है, 2 फिंगर टेस्ट करती है, मतलब कोई लेबर पेन नहीं है, बेबी आया ही नहीं नीचे, वाटर ब्रेक ही नहीं हुआ, आप क्यों टेस्ट कर रहे हो, आप मुझे तोड़ने के लिए मेंटली तोड़ना चाहते हो कि देखो ये पेन इतना ज़्यादा होता है तुम झेल नहीं पाओगी, ये पेन नहीं झेल पा रही हो तो तुम लेबर पेन कैसे झेलोगी। जब मैं रोने लगी तो मुझे ये सारी चीज़ें बोली कि तुम नहीं झेल पाओगी, मेरे ऊपर चिल्लाने लगी वो डॉक्टर, जो डॉक्टर शुरू में सही से बात करती थी। तो कहीं ना कहीं इनका फंसाने का एक होता है कि शुरुआत में अच्छे से फंसाओ और लास्ट में सिजेरियन कर दो, बदतमीज़ी से बात करो, क्योंकि एक पेशेंट जाएगा तो कहाँ जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या मेरे साथ कि उन्होंने जब मुझे बोला कि आपका सी सेक्शन होगा, तो मैंने कहा कि आज ही होगा। हम लोग कोई प्रिपरेशन से नहीं गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ वो बुक लेके गए थे, हमारे पास हमारा फ़ोन था, कोई भी हॉस्पिटल बैग नहीं लेकर के गए थे, ना ही बेबी के कपड़े थे ना मेरे कपड़े थे, क्योंकि हम तो ओटी में दिखाने गए थे।
एक चेकअप जो होता है वो दिखाने गए थे, करने गए थे। तो हमने डॉक्टर को बोला कि अच्छा सुनो, अगर आज ही होना है तो हम लोग 2 घंटे के लिए जाते हैं, आने जाने में 1-1 घंटा लगेगा, घर होकर के आते हैं, अपना बैग तो एटलीस्ट लेकर के आएँ, क्योंकि हॉस्पिटल में 4 दिन रहेंगे, मुझे बेबी के भी कपड़े चाहिए, अपने भी कपड़े चाहिए। तो वो मुझे मना कर रही, नहीं मत जाओ मत जाओ, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके गाउन मिल जाएंगे, बेबी के कपड़े मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। वो हमें कंटिन्यूसली फोर्स कर रही है कि आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और वो उसने हमें इतना डरा दिया कि हम भी उसकी बातों में आ गए और हम नहीं गए। काश हम उस दिन गए होते, हमने दूसरी जगह सोनोग्राफी करवाई होती तो चीज़ें कुछ और होती। उससे शायद ये लगा होगा कि ये कहीं और जा कर के दूसरे हॉस्पिटल में ना चले जाए। तो उसने हमें हॉस्पिटल, जब हम गए हैं तो उसने हमें घर जा कर के हॉस्पिटल बैग भी लाने नहीं दिया है। 5 बजे तकरीबन उसने मेरा 2 फिंगर टेस्ट फिर से किया, जिसमें मैं पूरी तरीके से टूट गई हूँ। मेरे पर उसने चिल्लाया है बुरी तरीके से। फिर मेरे हस्बैंड को जा कर के समझाया है, बोला है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि जाओ फॉर्म भरो, पैसे वैसे भरो जा कर के, क्योंकि सी सेक्शन होगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है, सांस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उनको पूरी तरीके से कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश करी और मेरा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। अब जब ये ऑपरेशन होता है तो आपका बेबी हुआ है। मैंने फ़ॉरेन की वीडियोस देखी, इनफैक्ट यहाँ के भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मैंने वीडियोस देखे हैं कि जब आपको बेबी होता है, चाहे वो बेबी गर्ल हो बॉय हो, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बताते हैं एक माँ को जिसने एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा कि आपको बेबी हो गया है, आपका बेबी सही है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, यहाँ पर रखते हैं ताकि शुरुआत से माँ और बच्चे का एक कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड हो सके। कुछ नहीं उन्होंने किया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, वहाँ पर बेबी को फिर लेकर के चले गए। थोड़ी देर में बेबी की शक्ल मेरे हस्बैंड को दिखा दी, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे रूम में शिफ्ट उन्होंने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ करी। मेरी जो पूरी प्रेगनेंसी थी, पूरे 9 मंथ जो लगे थे मेरे, उसमें आप यकीन मानो कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में काम किया है। मैंने अपने घर के सारे काम किए हैं। मतलब मैं नॉर्मल थी, मुझे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जिस दिन मेरा सिजेरियन हुआ है, मैं अपने घर के काम करके गई हूँ ये सोच करके कि अब घर आऊँगी, हिम्मत पड़ेगी नहीं तो बर्तन वर्तन धो करके जाती हूँ, सिर्फ आ करके खाना बनाना होगा, जल्दी से खाना बनाऊंगी और खा लूँगी और फिर रेस्ट करूँगी। ये सोच करके मैं गई, सारे काम करके गई। और उन्होंने इमरजेंसी दिखाई, सो कॉल्ड इमरजेंसी दिखाई, और इमरजेंसी दिखा करके दिखा दिया कि आपका सिजेरियन ही होगा। तो मैं जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जब भी आप हॉस्पिटल चूज़ करते हो तो आप देखो कि वो हॉस्पिटल कैसा है। आप शुरुआत से उन्हें बोलो कि मुझे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। आप लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस मत हो। अगर आपके अंदर से डाउट आ रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है तो आप सेकेंड स्टेप लो, दूसरी जगह पर जा कर के सोनोग्राफी कराओ। आप एकदम से लोगों की बातों में मत आओ। जिस तरीके से हम फंस गए हैं, आप प्लीज़ मत फंसना। इसी चक्कर में मेरे बेबी का जो वेट था वो कम आया जब वो हुआ है, और उसका वेट था 2 kg 35 ग्राम। सोचो, मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन 7 मंथ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मना करी, जिसकी वजह से मैंने नहीं खाई और मेरे बेबी का वेट ये आया। क्योंकि ये लोग शुरुआत में सही रहते हैं, लास्ट में आते आते कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और उनको मौका मिल जाए उनको बोलने का कि वो सिजेरियन करेंगे। फ़िलहाल मैं आपके साथ कुछ और भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि डिलीवरी के बाद जो सी सेक्शन हुआ है उसके बाद एक लेडी कितना दर्द झेलती है, वो चीज़ें। साथ ही मेरे बेबी को इनके चक्कर में निप्पल कन्फ्यूज़न भी हो गया, वो भी शेयर करना चाहती हूँ, वो किस तरीके से सही किया है मैंने। तो मैं अपनी मदरहुड जर्नी शेयर कर रही हूँ, अपनी जर्नी इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इतनी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके साथ जल्दी मैं और भी वीडियो शेयर करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।